हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। हेनरी लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ में हम लोगों ने ये वाली चीज डिस्कस की थी कि जो भी आपकी सॉल्युबिलिटी होती है उसी का मतलब KH इंटू पी होता है। जिसको भी हेनरी लॉ स्टडी करना है वो एक बार प्रीवियस वाला वीडियो देख सकता है, उसमें ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। इस लेक्चर में हम लोग इसका आगे का पोर्शन कवर अप करेंगे। तो हेनरी लॉ ने ये कहा है कि जो भी सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर में वो हमेशा इक्वल होती है KH इंटू पी के। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी आपका S होता है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी होता है, KH का मतलब आपका हेनरी कांस्टेंट होता है और P का मतलब प्रेशर होता है। इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर लिया था प्रीवियस वाले लेक्चर में। चलिए देखते हैं अब इसके कुछ एक्सेप्शंस। वैसे तो आपको पता होगा पूरे के पूरे वर्ल्ड में किसी भी ब्रांच में साइंस की आप ले लो ना, अगर वहाँ लॉ बने हैं ना तो लॉ के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो बने ही हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है कि जहाँ पे वो लॉ आपका वैलिड नहीं होता है, तो इसके भी एक्सेप्शंस हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये चीज बताया था कि जो भी आपका हेनरी लॉ होता है वो हमें बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है उसने हमें उसके बारे में बताया, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी कुछ ना कुछ गैसेस के ही होंगे। सो देखते हैं हम लोग। जो भी आपका पहला वाला एक्सेप्शन है वो ये है कि अमोनिया अगर मैं लेती हूँ तो अमोनिया भी आपकी एक गैस है, ठीक है, अमोनिया। और दूसरा एक्सेप्शन है आपका CO2। CO2 का मतलब होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो गैसेस है वो आपके हेनरी लॉ को शो नहीं करते, डू नॉट ओबे हेनरी लॉ, ठीक है। तो उनमें हेनरी लॉ जो होता है वो अप्लीकेबल वैसा होता ही नहीं है। समझ में आ गया ना। तो ये दोनों हुए आपके एक्सेप्शन। अब देखते हैं कि ये एक्सेप्शन क्यों है। चलिए अगर मैं देखती हूँ अमोनिया को तो रीजन क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मैं लेती हूँ अमोनिया को तो अमोनिया जो होता है ना वो आपका रिएक्ट करता है, अमोनिया रिएक्ट करता है विथ वाटर। अगर मैं वाटर के अंदर अमोनिया को डालती हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ अमोनिया, तो अमोनिया आपकी गैस हुई। अगर मैं अमोनिया को वाटर के अंदर डालती हूँ ना जो कि आपका लिक्विड है, तो आपने वहाँ ये ऑब्जर्व किया है कि अमोनिया जो होता है ना वो वाटर के साथ रिएक्शन ही शो कर देता है। चलिए देखते कैसे रिएक्शन शो करता है। अगर मैं लेती हूँ इस तरीके से, हमने इस रिएक्शन को लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये जो अमोनिया है ना ये देखो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी। यहाँ पे आपका फॉर्म होता है अमोनियम प्लस आयन, NH4 प्लस आयन, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जनरेट होगा OH माइनस आयन। आपको तो पता है ना कि कभी भी अगर हम लोग वाटर लेते हैं या कभी भी हम लोग पानी लेते हैं तो उसके अंदर में दो चीजें होती है, एक होता है आपका H और एक होता है आपका OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। समझ में आ गया। तो ये जो अमोनिया है ना इस H प्लस के साथ में रिएक्ट कर देता है और यहाँ पे अमोनियम आयन को फॉर्म करता है, और जो भी आपका OH माइनस आयन बचा कुचा रह गया है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। हो गई रिएक्शन। दूसरा जो आपका एक्सेप्शनल केस है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एक गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो भी आपके पानी के साथ में, मतलब ही आपके वाटर के साथ में रिएक्ट हो जाता है। देखते हैं उसका रिएक्शन कैसे होगा। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हूँ ना, उसमें अगर मैंने पानी को डाला तो यहाँ पे भी आपकी एक रिएक्शन होती है और वहां पे आपका फॉर्म होता है H2CO3, और इस H2CO3 का मतलब आपका होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है। चलिए अब वो तो हमें समझ में आ गया, वो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट नहीं है। अब आपने यहाँ क्या देखा, आपने यहाँ ये देखा कि अमोनिया गैस और CO2 गैस है ना कि दोनों के दोनों वाटर में रिएक्शन शो कर देती है। तो उसके वजह से क्या होता है ना, ये दोनों के दोनों गैसेस अमोनिया गैस एंड CO2 गैस
shows very high solubility, shows very high solubility. अगर अब ये इतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी का वैल्यू शो करेगा तो ये लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो ये हुए आपके दो एक्सेप्शन, याद रहेगा, अमोनिया एंड CO2। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग आगे। जस्ट विल मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट से हेनरी लॉ से न्यूमेरिकल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग फोकस करते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर में। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू 2 थिंग्स। ठीक है, देखते हैं कौन से वो 2 थिंग है, क्योंकि उनका हमें काम पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। जो भी आपके पहले थिंग है वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ हेनरी लॉ की, तो हेनरी लॉ में हम लोगों ने क्या क्या देखा। हेनरी लॉ में हम लोगों ने देखा कि S मतलब KP होता है, SKP। ठीक है, S इक्वल्स टू KP। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी, ध्यान देना। अगर मुझे पूछा जाए कि बताओ आपका हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, क्योंकि कभी भी अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद उसमें यूनिट नहीं दिया ना, तो आपका मार्क हाफ डिडक्ट होता है, क्योंकि यूनिट्स जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं ना सारे आंसर को आपके, राइट। तो यूनिट भी काफी मैटर करते हैं। इसी का मतलब क्या होगा कि जो भी आपका KH है वो S/P हो जाएगा। KH इज इक्वल्स टू S/P। चलिए, जो भी आपका S है, S का मतलब होता है आपका सोल्यूबिलिटी। और हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले क्लास में एक चीज डिस्कस की थी, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज कंप्लीट कर लो। सोल्यूबिलिटी में हम लोगों ने ये देखा था कि सोल्यूबिलिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। ये कैसे आया था वो भी हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, जो भी आपका प्रेशर होता है, मतलब ये आपका जो भी P होता है, उसी का यूनिट आपका बार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो अगर मुझे इस KH के वैल्यू को लिखना है, और अगर मुझे इस KH के वैल्यू का यूनिट बोला जाए, इसका वैल्यू S/P होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका यूनिट लर्न कर लेते हैं, बट आपको लर्न नहीं करना है। देखो, सॉल्युबिलिटी का आपका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो मैंने लिख दिया है मोल पर लीटर। और प्रेशर का यूनिट क्या है आपका, बार। तो प्रेशर के सामने क्या आ जाएगा, बार। तो ये होगा आपका KH, मतलब ये हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट। रटना नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाइड मैनर में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो इधर, ये होगा आपका मोल, ये लीटर नीचे है तो ये पावर में 1 है, कुछ नहीं है मतलब। जब ये लीटर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, लीटर इनवर्स। जब ये बार ऊपर जाएगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बार इनवर्स। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब काम की चीज ये भी नहीं है, यूनिट तो चलो हमें समझ में आ गया कैलकुलेशन से पहले। काम की चीज ये है कि यहाँ मैंने आपका प्रेशर जो है ना वो बार में लिया है, और एग्जामिनर मोस्टली आपको प्रेशर बार में देता ही नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, क्योंकि S इक्वल्स टू KP है। लेकिन असली का जो खेल है ना, असली का जो आपका गेम है वो ये है कि प्रेशर को आपको एक्चुअल यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब काम की चीज ये है कि आपको अगर प्रेशर बार में नहीं दिया जाए तो आपको कन्वर्शन आना चाहिए। सेकेंड थिंग आपकी ये है कि जो भी आपका मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर, इस मोल पर लीटर को ही हम लोग M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। बहुत बार आपको सोल्युबिलिटी का वैल्यू कैपिटल M यूनिट के साथ दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो मोल पर लीटर किया था, तो यहाँ पे कैपिटल M कैसे आ गया है। क्योंकि जो आपका कैपिटल M होता है ना, वही आपकी मोलैरिटी होती है, और मोलैरिटी का भी यूनिट मोल पर लीटर ही होता है। आई होप ये चीज बहुत बेटर तरीके से क्लियर हो गई है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसा नहीं देगा द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज, वो कभी कभी आपको डायरेक्ट लेगा कि मोलैरिटी जो है सॉल्यूशन की वो इतनी है। अब आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में तो मोलैरिटी कहीं पे आता ही नहीं है, सॉल्युबिलिटी आता है, प्रेशर आता है। तो अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है ना, वही आपकी मोलैरिटी होती है। उसका रीजन क्या है कि जो आपके सॉल्युबिलिटी का यूनिट है वही आपके मोलैरिटी का भी यूनिट है। आई होप ये चीज आपको बहुत बेटर तरीके से याद रहेगी। दिस इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए देखते हैं प्रेशर कन्वर्शन को। वैसे एक वीडियो मैंने यूनिट कन्वर्शंस पे डाला है, जिसमें मैंने सारे यूनिट को कन्वर्ट कैसे करना है वो बताया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए, चाहे प्रेशर कन्वर्शन हो या टेम्परेचर कन्वर्शन हो या वर्क डन कन्वर्शन हो,
वॉल्यूम कन्वर्शन हो, लेंथ कन्वर्शन हो, आप सारे के सारे कन्वर्शंस कर सकते हो अगर वो आ गया ना, क्योंकि हर चैप्टर में नहीं तो प्रॉब्लम चाहिए, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखो, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। मैं इसमें छोटा सा आपको रिकैप बताती हूँ, एकदम शॉर्ट, जो अभी हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं कहूँगी कि वो वीडियो को एक बार देखो। आपका भरी 30 मिनट जाएगा, लेकिन सारे डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में हर पार्ट में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे हैं, हर चैप्टर में। एक छोटा सा भी जितना रिक्वायर्ड है ना, उतना कन्वर्शन अभी हम लोग देख लेते हैं, बाकी कन्वर्शन आप वहां पे देखना, ठीक है। चलिए देखते हैं उस कन्वर्शन को। उस कन्वर्शन का नाम ये है कि अगर आपको मैंने प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 1 बार, उसी का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg, उसी का मतलब होता है 760 टॉर्क। जस्ट नाउ हम लोग इतना ही पार्ट देखते हैं, इसके बाद का जो भी यूनिट कन्वर्शन डिटेल में है उसका वीडियो एक ज़रूर देखना, वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम हर स्टेज पे जाएगी, उससे अच्छा एक बार देख के पूरा डाउट ही क्लियर कर डालो, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ आपको क्या कह रही है ज़रा ध्यान से देखना। अगर मैंने आपको, क्योंकि इस चीज़ का वो न्यूमेरिकल में काम पड़ेगा, अगर मैंने आपको कहा है कि मेरा जो प्रेशर है ना, अगर मैंने कहा है कि मेरा प्रेशर 1200 टॉर है और आपको प्रेशर चाहिए बार में, कि वो बार में कितना होगा, तो आप लोग क्या करते हो पता है, आप लोग कैलकुलेशन को रट लेते हो कि इतना इतना ये ऐसा ऐसा होगा। नेक्स्ट चैप्टर में जाते हो, फिर वहां आपको प्रेशर टॉर में नहीं mm ऑफ Hg में दिया जाता है, फिर उसको भी आप रट लेते हो, और हर जगह रट रट के जब फाइनल पेपर में बैठते हो पूरा भूल जाते हो। इसीलिए हम लोग उस वे से, ट्रिक वे से समझते हैं, ट्रिकी वे से, तो वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए mm ऑफ Hg मैं लिखती हूँ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में mm ऑफ Hg दिया गया है, वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, ध्यान से समझते। चलिए देखते। सबसे पहली चीज़ आपको ये कही, ध्यान से समझना, आपको प्रेशर कितना दिया गया है, 1200 mm ऑफ Hg आपको प्रेशर दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको उसको कन्वर्ट काय में करना है, बार में, है ना। इसका मतलब आपको बार को लाने का है, इसलिए मैंने बार को ऊपर में लिखा है। आपको हटाने का क्या है, आपको हटाने का है यहाँ से mm ऑफ Hg को, इसलिए मैंने नीचे में क्या लिखा है, mm ऑफ Hg। समझ में आ गया ना। तो जो यूनिट आपको चाहिए वो आपको ऊपर में रखने का है, और जो यूनिट आपको नहीं चाहिए उसको आपको नीचे में रखने का है। समझ में आ गया ना। तो जो यूनिट चाहिए उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी, और जो यूनिट मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये वाला यूनिट नहीं चाहिए, इसलिए इस यूनिट को मैं नीचे लिख दूंगी। चलिए अब ऊपर देखिए। अगर आपने ऊपर देखते हो तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ बार लिखा गया है, और कितना बार होता है, 1 बार, इसलिए मैं यहाँ 1 लिखूंगी। और mm ऑफ Hg यहाँ पे कितना है, 760, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डिवाइड करूंगी मैं 760 से, तो इसका कुछ जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका बार में आएगा, क्योंकि mm ऑफ Hg से mm ऑफ Hg आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या देखा मैंने, फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने ये देखा कि जो यूनिट मुझे लाने का है उस यूनिट से मुझे मल्टीप्लाई करना है, और जो यूनिट मुझे हटाने का है, जो यूनिट मुझे नहीं चाहिए, उस यूनिट से मुझे डिवाइड करने का है। ये रूल हर केसेस में अप्लीकेबल है, सिर्फ आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 बार था इसलिए मैंने 1 बार लिखा, 1 बार का मतलब 760 mm ऑफ Hg था, इसलिए मैंने यहाँ 760 mm ऑफ Hg लिखा। चलिए एक और कन्वर्शन को मैं आपके लिए करवा लेती हूँ। अगर पेपर में क्या पता एग्जामिनर ने आपको mm ऑफ Hg की जगह टॉर दे दिया तो आप फंस जाओगे ना, क्योंकि आप तो रट के जाओगे, तो रटने का जरूरत नहीं। देखो इधर, अगर मैंने आपको सपोज दिया है 1300 टॉर आपका प्रेशर, और मैं आपको बोल रही हूँ कि कन्वर्ट करो कि प्रेशर आपका बार में कितना होगा, क्योंकि आपके फॉर्मूले में हेनरी लॉ के आपको तो प्रेशर बार में चाहिए ना। चलिए देखते इधर, प्रेशर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आप 1300 टॉर को एज इट इज लिखोगे। हमारा रूल क्या कहता है कि मुझे बार को लाने का है, मुझे बार को लाने का है, इसलिए मुझे बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और बार का वैल्यू कितना है, 1 बार। और मुझे किसको हटाने का है, मुझे टॉर को हटाने का है, और जो भी चीज को मुझे हटाना होता है मैं उसको क्या लिखती हूँ, नीचे। और टॉर का आपका वैल्यू कितना है, 760 टॉर। देखना है, देखो 1 बार इज इक्वल टू 760 टॉर, 760 टॉर। टॉर से टॉर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ जो भी वैल्यू मिलेगा ना वो मिलेगा आपको बार में।
समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है। इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे ये इतना ही नहीं है, इसके आगे भी और है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल वगैरह, उस पर एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को ज़रूर देखना प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। चलिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम लोग स्विच करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि अब आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हो गए। बेसिक पढ़े बिना अगर न्यूमेरिकल को स्विच करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आ जाते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2.1 पे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का है। प्रॉब्लम 2.1 पेज नंबर 31 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। हमेशा हम लोग न्यूमेरिकल को किस फॉर्म में सॉल्व करते हैं? गिवन डेटा एंड टू फाइंड। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर इज, ठीक है, देखते हैं क्या बोला गया है। आपको सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दिया है। जैसे आपको सॉल्युबिलिटी, आपने पहला सेंटेंस पढ़ा, लिख दो उसका क्या वैल्यू दिया गया है। 6.85 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। आपको प्रेशर दिया गया है 1 बार। उसके अलावा आपको टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। देखो, टेम्परेचर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। आप सोचोगे कि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर वाला भी टर्म आता है या नहीं आता है फॉर्मूले में। उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर दिया है, जबकि टेम्परेचर का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या पूछा गया है? टू फाइंड में आपको पूछा गया है हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट का ही मतलब आपका KH हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज जो आपको पूछी गई है वो पूछी गई है मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको पूछी गई है ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन वाटर, जब आपका प्रेशर, व्हेन प्रेशर इज, अगर आपका प्रेशर 0.75 बार हो जाए तो आपकी मोलैरिटी कितनी होगी। सबसे पहली चीज जो काम की है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज जो काम की वो ये है, देखो यहाँ पे आपको प्रेशर ऑलरेडी बार में दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कन्वर्शन नहीं करना है, और आपको तो लॉ में प्रेशर बार में चाहिए ना। चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड वाले को। आपको तो पता है, लेकिन कभी भी अगर सॉल्व करें ना, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली सॉल्व करो, ताकि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ऐसा लिखो, ठीक है। तो आपको तो पता है कि S = KP होता है। डायरेक्टली सॉल्व मत करो, आप एग्जामिनर को बताना चाहते हो कि यू आर एक्वेंटेड विद दिस लॉ, ठीक है। चलिए, आपको सॉल्युबिलिटी का वैल्यू कितना दिया है? 6.85 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, इज इक्वल्स टू KH इंटू आपको प्रेशर का वैल्यू कितना दिया गया है? 1 बार। तो अगर मुझे KH का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखो इधर ध्यान से, इस वैल्यू को मैं एज इट इज लिखूंगी 6.85 इंटू 10 की पावर -4। फिलहाल यूनिट्स को जाने दो। ये 1 बार इधर चले जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया। तो आपको यहाँ पे वैल्यू कितना मिल रहा है? 6.85 इंटू 10 की पावर -4। और आपको तो यूनिट इसका पता है, मैंने प्रीवियस वाले क्लासेस में भी डिस्कस किया था, इसमें भी डिस्कस कर रही हूँ। मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स, ये यूनिट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कैसे आया था। ये वैल्यू आ गया आपका KH का। न्यूमेरिकल का आंसर आने के बाद हमेशा उसको हाईलाइट करना, ये चीज, ये कॉमन थिंग है, ये हर न्यूमेरिकल में, हर चैप्टर में हम लोग देखेंगे। चलो मूव करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हुआ आपका फर्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट वो आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट करो मोलैरिटी को अगर आपका प्रेशर 0.75 है। मतलब अब आपको प्रेशर ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि उसने अब प्रेशर दूसरा वाला दिया है, ठीक है। वापस से हम लोग हमारा लॉ लगाएंगे, S = KH इंटू P। देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि एग्जामिनर ने मुझे सॉल्युबिलिटी तो बताया है, फिर एग्जामिनर ने मुझे मोलैरिटी क्यों पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वही से हट जाएंगे, उनको वो चीज़ समझेगी नहीं। मैंने अभी आपको एक और चीज़ बताई थी कि मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन की उसी की सॉल्युबिलिटी होती है, मोलैरिटी ही सॉल्युबिलिटी है। समझ में आ गया ना। बट एग्जामिनर ने आपको सॉल्युबिलिटी नहीं पूछा है, मोलैरिटी पूछा है। चलिए देखते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ही मोलैरिटी है, नो डाउट, ठीक है। अब KH का वैल्यू कितना है? KH का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, तो आपको ये KH का वैल्यू लेने का है इंटू 10 की पावर -4। प्रेशर चेक कर लेना बार में है या नहीं है, तो प्रेशर आपको बार में दिया है। कितना वैल्यू दिया है? 0.75 बार। हम लोग ऊपर वाला प्रेशर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है ना कि आप मोलैरिटी मतलब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बताओ,
जब प्रेशर आपका इतना रहेगा। ठीक है, चलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका कुछ वैल्यू आएगा 5.1 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपका वैल्यू आता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी का यूनिट तो मोल पर लीटर होता है। जिसको ये चीज नहीं पता वो देख सकता है, यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है KH इंटू पी। KH का यूनिट क्या आया है आपका? मोल पर लीटर पर बार, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? बार। बार से बार कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? मोल पर लीटर। इसलिए मैंने यहाँ मोल पर लीटर लिखा है आपका सॉल्युबिलिटी का वैल्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके प्रॉब्लम नंबर 2.2 को। प्रॉब्लम नंबर 2.2 ये भी आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे ही दिया है। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या दिया गया है आपको। हमेशा हमारा फॉर्म तो एक ही है, गिवन डेटा एंड टू फाइंड। सबसे पहली चीज आपको ये बताई गई है कि हेनरी लॉ ऑफ मिथिल ब्रोमाइड, XYZ किसी का भी आपको सोल्युबिलिटी दिया हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारे डेटा से, फाइंड से क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन इस चीज को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से और मार्क्स से, बस इतना ही लेना देना है। ठीक है, चाहे वो केमिकल कंपाउंड कोई भी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 0.159। ठीक है, तो आपको हेनरी कांस्टेंट का यूनिट दे रखा है उसने मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। ठीक है, आपको उसने कहा है कि सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो सॉल्युबिलिटी मुझे निकालना है। और सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। एग्जामिनर यहाँ पे आपको मोलारिटी भी पूछ सकता था। ठीक है, आपको तो पता है कि सॉल्युबिलिटी ही मोलारिटी होती है। साथ ही साथ आपको प्रेशर दिया गया है 130 mm ऑफ Hg। 130 mm ऑफ Hg आपको प्रेशर दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे, उनका मेंटालिटी में बताती हूँ, वो देखेंगे न्यूमेरिकल को, वो देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल हेनरी लॉ से आ रहा है, जल्दी जल्दी सारे वैल्यूज पुटअप करके आंसर निकाल देंगे और एब्सोल्युटली आंसर आपका रॉन्ग रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेशर जो दिया गया है ना, वो प्रेशर दिया गया है mm ऑफ Hg में, और आपको प्रेशर बार में ही चाहिए, वो इसको कन्वर्ट ही नहीं करते। फिर सॉल्यूशन आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करके कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि वो मेरा एक जो क्लास है ना यूनिट कन्वर्जन का, वो 100% देखो। अदरवाइज कितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे ना, न्यूमेरिकल्स गलत ही आएगी अगर यूनिट प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हुआ तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो हमें प्रेशर का सॉल्यूशन निकालना है। प्रेशर आपको 130 mm ऑफ Hg दिया गया है, और आपको प्रेशर काय में चाहिए? बार में। यही तो हेनरी लॉ का रूल है। चलिए देखते हैं। फिर मैंने आपको इसके पहले कन्वर्शन बताया था कि जो भी आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है उसी का मतलब 1 बार होता है, उसी का मतलब 760 mm ऑफ Hg होता है, उसी का मतलब 760 टॉर होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ प्रेशर दिया गया है 130 mm ऑफ Hg। आपको प्रेशर काय में चाहिए? बार में। तो जो भी चीज मुझे चाहिए, मुझे उससे क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। और मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे mm ऑफ Hg नहीं चाहिए, इसलिए मैं mm ऑफ Hg को डिवाइड कर दूंगी। बार यहाँ पे कितना है? 1 बार, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है। और mm ऑफ Hg कितना है? 760 mm ऑफ Hg, इसलिए मैंने यहाँ पे 760 mm ऑफ Hg लिया है। जो चीज़ आपको चाहिए उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उससे आप डिवाइड करोगे। चलिए देखते हैं। mm ऑफ Hg से mm ऑफ Hg कैंसिल हो गया, तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगा ना, वो वैल्यू आपको मिलेगा बार में। उसका वैल्यू देख लेते हैं, कितना वैल्यू आता है आपका? 0.173 बार। ये वैल्यू आपका प्रेशर का आता है। याद रखना है, अगर ये कन्वर्शन नहीं किया ना, न्यूमेरिकल करके कोई भी मतलब नहीं, डायरेक्टली 0 ही मिलेगा, अंडा मिलेगा डायरेक्टली। ठीक है, आई होप अब आपको रटने का तो जरूरत नहीं है कि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इससे डिवाइड कर दूंगा। याद रहेगा कि ये चाहिए इसलिए इससे मल्टीप्लाई किया है, ये नहीं चाहिए इसलिए इससे डिवाइड किया है। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स रहेंगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हमेशा हमें तो इसी फॉर्म में लिखना है, S इज इक्वल्स टू KH इंटू पी। चलिए अब आपको निकालना है S का वैल्यू। KH का वैल्यू आपको कितना दे रखा है एग्जामिनर ने? 0.159 मोल पर लीटर
पर बार। और प्रेशर का वैल्यू ये नहीं यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है जो कि बार में है, 0.173 बार। बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो भी सॉल्युबिलिटी आएगा वो 0.159, जो भी वैल्यू आपको आएगा इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू बता देती हूँ मैं, क्या वैल्यू आएगा आपका, 0.271 मोल पर लीटर। ये वैल्यू आएगा आपका सॉल्युबिलिटी का। मोल पर लीटर को आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.271, कैपिटल एम को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका मोलारिटी। तो कैपिटल एम भी दिया जा सकता है या मोल पर लीटर भी। समझ में आ गया ना? आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ, जिसका नाम है राउल्स लॉ। आपका नेक्स्ट लॉ कहता है राउल्स लॉ, RAO, राउल्स लॉ। कैसे याद रखोगे इसको, देखो, राउल्स लॉ, इसको हम लोग ओवरऑल बोलते हैं राउल्स लॉ। सबसे पहली चीज ये है कि इस लॉ को अगर मुझे समझना है तो मुझे पहली चीज तो बेसिक पता होना चाहिए, तो उसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका वोलाटाइल कंपोनेंट और एक होता है आपका नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट, अगर मैंने उस कंपोनेंट को रखा है तो कुछ समय के बाद वो जो कंपोनेंट है ना वो उड़ जाता है। जैसे कि आप बीकर में एसीटोन ले लो, अगर आपने बीकर में एसीटोन लिया है ना, बीकर में एसीटोन ले लो या इथेनॉल ले लो, अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया, ठीक है, बंद नहीं किया है, तो अगर आप आधे पौन घंटे के बाद आए, आधे घंटे के बाद आए, तो वो बीकर खाली हो जाएगा, क्योंकि वो कंपाउंड कैसा है आपका, वो कंपोनेंट कैसा है आपका, वोलाटाइल है। मतलब ऐसा कंपोनेंट जो उड़ जाता है, जो वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो कंपोनेंट आपका वेपराइज हो जाता है, जो कंपोनेंट आपका उड़ जाता है, ये अपने लैंग्वेज में। अब आते हैं नॉन वोलाटाइल। अब आप खुद ही सोचो, वोलाटाइल कंपाउंड उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है, तो नॉन वोलाटाइल में क्या होगा, जो वोलाटाइल, जो वेपराइज नहीं होता है, इसीलिए तो उसका नाम नॉन वोलाटाइल है ना, डू नॉट वेपराइज। मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ, जो उड़ता नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन वोलाटाइल। नॉन मतलब नहीं। चलिए, राउल्स लॉ को समझने के लिए आपको एक चीज को समझना होगा। हम लोग कंसिडर करेंगे एक बीकर को, ठीक है, उसमें आपका मैंने लिया है A1 कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है आपका वोलाटाइल कंपोनेंट, मतलब ऐसा कंपोनेंट जो उड़ जाता है, जो वेपराइज हो जाता है डायरेक्टली, क्योंकि पेपर बुक में अगर आप वोलाटाइल पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने बेसिक पढ़ा दिया है। A2 एक और कंपोनेंट मैंने लिया है, वो भी कंपोनेंट आपका कैसा है, वोलाटाइल कंपोनेंट है। मैंने इसके अंदर में A2 भी डाला, मैंने इसके अंदर में A1 भी डाला, क्या हो जाएगा, ये दोनों आपके मिक्स हो जाएंगे। मैंने कुछ सॉल्वेंट भी डाला है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसके अंदर में कुछ सॉल्वेंट भी डाला है। समझ में आ गया इतना? तो ये हुआ इसका एक नॉर्मल सा असेंबली। अब देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या क्या देखा। मैंने यहाँ ये देखा कि अब यहाँ पे आपका कुछ सॉल्वेंट भी आ गया है। तो इस लॉ को समझने से पहले सबसे पहली चीज मुझे ये पता होनी चाहिए कि जो P नॉट होता है ना, P नॉट, उसका मतलब होता है आपका वेपर प्रेशर, या हम लोग लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो भी आपका प्रेशर होता है ना प्योर सॉल्वेंट का, उसको हम लोग P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग खुद सोचो कि आपको याद कैसे रहेगा। यहाँ पे है P नॉट, P नॉट, P नॉट का मतलब क्या हुआ, P0, उसी का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा प्रेशर है जो प्योर चीज़ का है, जिसके अंदर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, इसलिए मैंने उसको P नॉट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। P1 हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ A1 कंपोनेंट, ठीक है। P2 हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर
ऑफ A2 कंपोनेंट, x1 हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 कंपोनेंट, और x2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 कंपोनेंट। हमें इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए समझते हैं हमारे लॉ को। लॉ जो है ना, राउल्स लॉ, वो ये कहता है कि जो भी आपका पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, हम लोग जनरल लॉ पढ़ रहे, जो भी आपका पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन को। मतलब ही हम लोग ऐसा लिख सकते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कि जो भी आपका पार्शियल प्रेशर होता है एनी कंपोनेंट, वो जो है ना, वो आपका प्रोडक्ट होता है प्योर वेपर प्रेशर को इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। ये होता है आपका लॉ। ठीक है, प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, वो किसका प्रोडक्ट होता है, प्योर वेपर प्रेशर का इनटू मोल फ्रैक्शन। प्योर वेपर प्रेशर मतलब आपको कैसे याद रहेगा, देखो प्रेशर आपको एग्जाम में 2 दिए जाएंगे, बट आपको फॉर्मूले में फिटअप करने के लिए पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रेशर कौन सा है और पार्शियल प्रेशर कौन सा है। तो याद रहेगा, अगर प्योर सब्सटेंस है तो आपको याद रहना चाहिए P0, क्योंकि उसमें 0 इम्प्योरिटी है। ये याद रखने का ट्रिक है। एनी कंपोनेंट में तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। ये चीज़ आपके अप्लीकेबल किसके लिए है, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, मतलब ऐसे कंपोनेंट जो वेपराइज हो सकते हैं। Thank you very much for watching this video. We'll continue this part in the next lecture. Please do like, share and comment to the channel. If you want the notes of this chapter, then please let me know in the comments. Thank you very much.